फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक को लेकर लोगों के मन में काफी ज्यादा दुविधा है। जिस तरह से उसकी प्राइस गिरी है, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस लेवल पे क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर सब कुछ बेच के बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल दोनों तरफ की लाइन दिख रही है। एक तरफ पॉजिटिव माहौल भी बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी निगेटिव बातें भी जुड़ी हुई है यस बैंक के साथ में, और इस वजह से लोग अच्छे से डिसीजन ले नहीं पा रहे और बहुत सारे लोग लॉस बुक भी कर रहे हैं। तो यस बैंक को लेकर क्या क्या अचीवमेंट है जो यस बैंक ने किए, जिसकी वजह से आगे यस बैंक के अंदर तेजी बन सकती है, और क्या क्या अभी यस बैंक के लिए मुसीबतें हैं जो सामने खड़ी है और जिसकी वजह से यस बैंक के शेयर में और भी गिरावट हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आने वाली उन तकलीफ जो यस बैंक को हो सकती है उनके बारे में, साथ में क्या क्या प्लस पॉइंट है यस बैंक के लिए, क्या क्या यस बैंक ने अचीवमेंट किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिरकार में इस लेवल पे क्या यस बैंक में निवेश कर सकते हैं, क्या आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, क्या इससे भी नीचे की संभावना बन रही है या फिर यहाँ से शानदार बाउंस बैक बन सकता है। एजीएम हो चुकी है, एजीएम के अंदर से भी जो बातें जो पहले से हमें पता थी वही निकल कर आई है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन वैसी कोई संभावना थी नहीं। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि शेयर होल्डर के लिए कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से निकल के आने वाली नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ यस बैंक की सेहत को अच्छा करना चाहता है, यस बैंक के अंदर जो कमियां है उनको सुधारना चाहता है, उसके बाद में शेयर होल्डर के बारे में सोचा जाएगा। तो सारी संभावना को हम तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या इस लेवल पे यस बैंक में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखे आपके सारे मन के जो दुविधा चल रही है आपके मन में वो सारी खत्म हो जाएगी। एक बार हम कारोबार को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन स्टॉक 10.95 पर ओपन हुआ, 11.15 का हाई बनाया और 10.90 का लो बनाया और अंत में 11.10 पर करीब 1.37% अप पर क्लोजिंग दिए। पॉजिटिव माहौल है, फिलहाल स्टॉक 11 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल है, स्टॉक के ऊपर जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। परंतु जो तकलीफ है यस बैंक के लिए, क्या क्या मुसीबत है सामने खड़ी, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो यस बैंक के लिए सबसे बड़ी फिलहाल मुसीबत है जिसने यस बैंक की शेयर में ज़बरदस्त गिरावट की, वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के अंदर ज़बरदस्त माहौल बिगड़ा जब उनके आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से जब उसमें से निकलने की बातें कही गई, सरकार को उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सरेंडर करने की बातें कही, वहाँ से नेगेटिव माहौल बनना शुरू हो गया वोडाफोन आइडिया में और ज़बरदस्त शेयर गिरा। उसके पीछे सबसे ज़्यादा बड़ा जो लॉस हुआ वो हुआ यस बैंक को, क्योंकि एसबीआई के बाद यस बैंक ने सबसे बड़ा निवेश किया हुआ है वोडाफोन आइडिया के अंदर। करीब 4000 करोड़ रुपीज़ लगे हुए यस बैंक के वोडाफोन आइडिया के अंदर। अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स कर जाता है तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक को ही होने वाला है, और इसी का नतीजा है कि यस बैंक में ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी, उन्होंने वोडाफोन आइडिया की जो ग्रेडिंग थी उसको डाउनग्रेड कर दिया, यानी पहले डबल भी उनकी ग्रेडिंग थी उसको गिरा के सिंगल भी कर दिया है, और उसके पीछे जो वजह बताई है फंड रेजिंग नहीं होने की वजह से आगे और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और जिस तरह से इनका जो अभी सामने की क्लियरिटी कुछ दिख नहीं पा रही है, न सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला लिया गया है वोडाफोन आइडिया को कैसे बचाया जाएगा, और इसी वजह से उन्होंने रेटिंग गिरा दी है। और ये है जो बहुत बड़ा एक सेटबैक यस बैंक के लिए भी हो रहा है, क्योंकि यस बैंक का निवेश बड़ा लगा हुआ है, तो एक नेगेटिव न्यूज़ बन के आ रही है ये। साथ में एमके ग्लोबल की तरफ से लगातार सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं, उन्होंने ₹10 का टारगेट दे दिया है। उनका कहना है कि अभी हमें स्टॉक को बेचना चाहिए, 10 से भी नीचे मिलेगा। तो इसी वजह से निगेटिव माहौल बन रहा है यस बैंक के लिए। लगातार सेल के टारगेट ही यस बैंक की प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहे। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो अभी फिलहाल जो तकलीफ है, जो निगेटिव पॉइंट है यस बैंक के, वो है एआरसी के गठन में दुविधा। यानी प्रशांत कुमार और उनका मैनेजमेंट चाहता है कि यस बैंक के एनपीए से एक झटके में छुटकारा पाने के लिए एआरसी का गठन किया जाए, ताकि उस एआरसी के माध्यम से सारा एनपीए से छुटकारा पा ले। भले पैसे कुछ कम मिले, लेकिन एक बार पूरी तरह से यस बैंक को एनपीए फ्री किया जाए और उसके बाद में नए सिरे से काम शुरू किया जाए। परंतु उनकी संभावनाओं पर पानी फिर गया है आरबीआई की तरफ से। रिजर्व बैंक ने उनके एआरसी के प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और रिजर्व बैंक का कहना है कि जो एनपीए उनका है वो ऑलरेडी सब फ्रॉड की श्रेणी में आ रहा है, और इस वजह से हम एआरसी के गठन की कोई संभावना को मान्यता नहीं दे सकते, और इसी वजह से एक निगेटिव माहौल बना हुआ है। और जब तक एआरसी बनेगी नहीं, यस बैंक के एनपीए के साथ उसका जो इतना बड़ा जो जुड़ा हुआ एनपीए है वही यस बैंक के लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे रहा है।
तो ये जो है निगेटिव माहौल बने हुए यस बैंक के लिए। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें भी है यस बैंक के लिए, जो यस बैंक में आने वाले समय में तेज़ी दिखा सकते हैं। तो इंडिया रेटिंग ने यस बैंक के ऊपर BBB की रेटिंग दी है। इंडिया रेटिंग का कहना है कि यस बैंक के कामकाज में काफ़ी अच्छी हमें संतोषजनक वृद्धि देखने को मिल रही है। यस बैंक लगातार अपने एनपीए की रिकवरी भी कर रही है, और सबसे बड़ी जो उन्होंने बातें कही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा सहयोग है यस बैंक को। 26% की एसबीआई की हिस्सेदारी है जो मेंटेन रहेगी 2023 तक, और इसीलिए कोई भी आँच नहीं आ सकती यस बैंक को, क्योंकि एसबीआई की मजबूत दावेदारी पीछे उनके है, और इस वजह से यस बैंक आगे अपना काम अच्छे से कर पाएगी, और इसीलिए उन्होंने रेटिंग स्टेबल रखी है। और उनका कहना है कि यस बैंक ने जिस तरह से अपनी लगातार अपने एनपीए की रिकवरी की है, ये जो बहुत ही शानदार है, और करीब फाइनेंशियल ईयर 2021 में उन्होंने 5000 करोड़ रुपीज़ की रिकवरी की है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए उन्होंने 5000 का टारगेट रखा है, और उसमें से ऑलरेडी उन्होंने 600 करोड़ की रिकवरी कर ली है। और इस वजह से उनको विश्वास है कि यस बैंक आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ में करीब उनके सेविंग अकाउंट में 50% की वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ में उनका जो रिटेल टर्म बिजनेस है उसमें भी 40% की वृद्धि देखने को मिल रही है, और इसी वजह से उनको भरोसा है यस बैंक के कारोबार पे, और इसीलिए उन्होंने BBB की रेटिंग दी है, साथ में स्टेबल आउटलुक के साथ में। तो ये एक पॉजिटिव माहौल है, और जिसके दम पे लग सकता है कि यस बैंक आने वाले समय में कमाल कर सकता है, और काफ़ी कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, तो बड़ी तेज़ी से इसमें प्राइस बढ़ने की संभावना भी बनेगी। साथ में जो AGM हुई 27 अगस्त को, उसमें जो इनके चेयरमैन है सुनील मेहता, उन्होंने अपनी तरफ से शेयर होल्डर के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है, और जो यस बैंक ने अभी तक अचीव किया उसको हमारे को बहुत ज़्यादा संतोष है, और हमारी आशाओं के अनुरूप ही कामकाज आगे बढ़ रहा है, और आगे बहुत कुछ अचीव करना बाकी है जो लगातार होगा, क्योंकि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे चल रही है, कारोबार उसका अच्छा है, और प्रदर्शन लगातार अच्छा बन रहा है। साथ में हम एनपीए की अच्छी खासी रिकवरी कर रहे हैं। तो ये सब देख के उनका कहना है कि यस बैंक आने वाले समय में आपको अच्छा करती हुई दिखाई देगी। उनका कहना है कि यस बैंक बहुत सारे मोर्चों पे उसने लड़ के भी अपनी अच्छी खासी पोजीशन बनाई है। तो उनका कहना है कि जैसे कैपिटल, कॉस्ट, लिक्विडिटी, स्ट्रेस एसेट्स, रिस्क गवर्नेंस और ग्रोथ, उस मामले में उसने अच्छी खासी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, और इस वजह से जो कारोबार है उनका आगे बढ़ता रहेगा। और इसीलिए सुनील मेहता की तरफ से ये विश्वास दिया गया है, इसके शेयर धारकों को विश्वास दिया गया है कि आने वाले समय में यस बैंक इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो ये एक पॉजिटिव माहौल है, और इसकी वजह से आगे हमें संभावना बन रही है कि यस बैंक में और भी तेज़ी आगे बन सकती है, क्योंकि इनके मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिया गया है AGM में। साथ में जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत शानदार है, वो एक हमें प्रेरित कर रहा है कि स्टॉक आगे तेज़ी बन सकती है। क्योंकि अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो दिसंबर में करीब 13.05% की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो मार्च में 8.33% तक आई, और जून में 1.42% आई। तो लगातार प्रमोटर की होल्डिंग घटी है, और इसी वजह से शेयरों की प्राइस में गिरावट देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि ये शेयर सब रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में है, और इसी वजह से बड़े शेयरों के जखीरे की वजह से ही यहाँ पे हमें ये जो तेज़ी है बन नहीं पा रही है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि लगातार गिरवी शेयर भी कम हो रहे। तो 35.05% की होल्डिंग दिसंबर में थी, वो मार्च में 2.59% तक आ गई, और जून क्वार्टर आते थे 1.69% तक आ गई है गिरवी शेयर। तो लगातार बैंक के गिरवी शेयर छुड़ाए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। साथ में FII का मजबूत निवेश है, 16.61% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में कुछ कम की 15.37% की होल्डिंग, और जून क्वार्टर में 12.03% की होल्डिंग। तो अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और DI ने अपना निवेश बढ़ाया है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। 45.74% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घटा के 45.12% किया, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से उन्होंने 45.52% की होल्डिंग की है। तो बड़े फंड हाउस ने अपना निवेश बढ़ा दिया है जून क्वार्टर में। साथ में म्यूचुअल फंड की शानदार होल्डिंग बढ़ी है, 0.32% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.30% किया, लेकिन जून क्वार्टर में लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गई, यानी 0.73% की होल्डिंग हो गई है म्यूचुअल फंड की। तो लगातार म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ रहा है। अदर्स की बात करें तो 37.65% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 39.51% की हो गई, और जून क्वार्टर में 42.45% की होल्डिंग हुई। तो फिलहाल जो है रिटेल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग कुछ बढ़ाए है इसमें, ये जो पॉजिटिव सिग्नल है कि लोग भरोसा कर रहे हैं इसमें, और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो भी निवेश कर रहे हैं। अगर 31 जुलाई की बात करें तो ICICI प्रू प्राइवेट बैंक ने इसमें करीब 69.22 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.93% की होल्डिंग ली हुई है, और ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ने करीब इसमें 15.59 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.10% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने इसमें 12.92 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.11% की होल्डिंग ली है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने इसमें करीब
6.04 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.11% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 15 है, इसमें 3.28 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.10% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 15 है, 2.18 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.10% की होल्डिंग ली है। और साथ में SBI मल्टी एसेट एलोकेशन ने इसमें 1.53 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.36% की होल्डिंग ली है। DSP निफ्टी नेक्स्ट 15 है, 1.43 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया और 1.10% की होल्डिंग ली हुई है। तो लगातार बड़ी होल्डिंग हो रही है और यही एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं इस लेवल पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आ चुकी है। साथ में जो मूडीज ESG सोल्यूशन की जो लिस्ट जो निकल के आई है, उसको उस लिस्ट के अंदर यस बैंक को टॉप 100 वर्ल्ड की बैंकों के अंदर शामिल किया गया और उनका जो पैमाना था उस पैमाने के अंदर यस बैंक खरी उतरी है। तो जो यस बैंक के जो इस टॉप 100 आने के पीछे जो वजह है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत सारे जो पैमाने जिस पर यस बैंक खरा उतरी है, तो ये पहले के है, अभी फ़िलहाल नहीं है। जब राणा कपूर के हाथ में पूरी बागडोर थी तब की बात है। ये लिस्ट 2017 से 2019 के बीच की है। लेकिन बात यह है कि ये जो प्रदर्शन है ये तो यस बैंक का ही है। तो यस बैंक जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो वर्ल्ड की टॉप 100 बैंक के अंदर आने के लिए बिल्कुल उसके लायक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नया मैनेजमेंट भी जब कोशिश करेगा तो उससे अच्छा इसका प्रदर्शन हो सकता है। तो आने वाले समय में इंडिया की टॉप 5 बैंक में बनने से यस बैंक को कोई रोक नहीं पाएगा। और जब टॉप 5 इंडिया की प्राइवेट बैंक अगर बनेगी तो इसकी प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी। पिछले दिनों इसकी प्राइस आपको पता ही थी, बहुत ज़्यादा थी। अब वहाँ से गिर के कौड़ियों के भाव में स्टॉक आया। तो यहाँ से अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय में यहाँ पे डेफिनेटली आपको खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ ज़्यादा है। तो प्राइस 3 डिजिट में जा सकती है आने वाले समय में 1 से 2 साल में। तो आपके निवेश का कई गुना आपको मिल सकता है रिटर्न। तो निवेश आपको करना ही चाहिए क्योंकि इससे नीचे गिरने की संभावना नहीं है। तो जो इसके निगेटिव पॉइंट है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो इसके लिए पॉजिटिव बात है वो भी आपको शेयर कर ली। आप अपने हिसाब से इसमें निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।